Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law and Addendum. आज हम लोग नेग्लिजेंस पे बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक ऑन नेग्लिजेंस. एंड मैं आपको बता दूं कि नेग्लिजेंस में खास तौर पे दो तरह के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं इंडिया में. वन इज मेडिकल नेग्लिजेंस एंड द अदर वन इज ड्राइविंग वगैरह का जो नेग्लिजेंस होता है, राइट. रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड लाइक दैट. तो मेडिकल नेग्लिजेंस पे आज हम लोग बात करेंगे बिकॉज a very landmark judgment has come from Honorable Apex Court of India, and their Lordship Rishikesh Roy and Manoj Mishra have given the judgment in Dr. M.A.Biviji versus Sunita. So the judgment is very much landmark in nature, and in this they have set a judgment. They have set a criteria basically कि हर समय आप मेडिकल प्रैक्टिशनर को लायबल नहीं कर सकते. अगर वो अपने प्रोसीजर्स में सही तरीके से जा रहा है तो यू कैन नॉट हेल्ड हिम लायबल, राइट. तो ये हम लोग देखेंगे एंड दो लैंडमार्क जजमेंट्स जो उन्होंने इसमें रेफर किया है, जैकब मैथ्यू केस एंड वन मोर केस, तो वो हम लोग देखेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट एस्पेक्ट, हम लोग दो तरीके से पहले नेग्लिजेंस को समझेंगे. नेग्लिजेंस इन जनरल समझेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्किल्ड पर्सनल लाइक जैसे कि डॉक्टर्स के लिए नेग्लिजेंस का मामला कैसे कंसिडर करना है, उसे हम लोग देखेंगे. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द एस्पेक्ट नेग्लिजेंस. सी व्हेन आई टॉक अबाउट नेग्लिजेंस, सी नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी caused by the omission to do something which a reasonable man guided by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs. यानी कि मैं कहना शायद ये चाहता हूं आपसे कि you had certain duty and you omitted that duty. ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना होता है इस बात का कि आपकी कोई ड्यूटी थी और आपने उस ड्यूटी को करने में ओमिशन कर दिया, ओमिट कर दिया, जो कि एक रीजनेबल मैन कभी नहीं करता. Now you will be held liable for that is called negligence. See, just now we are talking about the general negligence, right? Further देखते हैं. Or doing something which a prudent and reasonable man would not do. ठीक है. Actionable negligence consists in the neglect of the use of ordinary care or skill towards. ठीक है. तो यहां ध्यान से समझिएगा कि आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने ओमिट कर दिया. अगर दूसरे वर्ड में कहूं कि कुछ आपको नहीं करना था, इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन. हम लोग तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, यानी कि आपको कुछ एक्ट करना था, यू हैड ड्यूटी टू डू समथिंग बट यू डिड नॉट डू दैट. नेगेटिव हो गया, वहां आपने नहीं किया. ध्यान रखिए, यू विल बी हेल्ड फॉर नेग्लिजेंस. वी विल सी द एसेंशियल्स आल्सो. इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, बट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल नेग्लिजेंस. कुछ करना था आपको, आपने नहीं किया, यू विल बी हेल्ड फॉर नेग्लिजेंस. ठीक, कुछ नहीं करना था और फिर भी आपने कर दिया. गाड़ी को ओवर स्पीड नहीं करना था, आपने ओवर स्पीड किया, और वहां कुछ अगर डैमेज होता है, रिजल्टिंग डैमेज, देन यू विल बी हेल्ड फॉर, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस. तो ये पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट हो गया दोनों आपका नेग्लिजेंस का. अब यहां ध्यान से समझिए कि नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी कॉज्ड बाय द ओमिशन टू डू समथिंग. कुछ करना था, आपने ओमिट कर दिया, which a reasonable man guided by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do. यानी कि कुछ नहीं करना था, आपने कर दिया, कुछ करना था, आपने नहीं किया. दोनों ही स्थिति में नेग्लिजेंस का मामला बनता है. कुछ करना था, आपकी ड्यूटी थी, आपने नहीं किया, यू विल बी हेल्ड फॉर नेग्लिजेंस अगर डैमेज होता है तो. और कुछ नहीं करना था, फिर भी आपने किया,
जैसे मैंने कहा गाड़ी को ओवर स्पीड नहीं करना था, आपने ओवर स्पीड किया और रिजल्टिंग डैमेज होगा तो यू विल बी हेल्ड फॉर नेग्लिजेंस। नाउ actionable negligence consists in the neglect of the use of ordinary care। तो जो रीजनेबल प्रूडेंट मैन एक लेवल ऑफ ऑर्डिनरी केयर लेके चलता है और स्किल टुवर्ड्स ए पर्सन टू whom the defendant owes the duty of observing ordinary care and skill by which neglect the plaintiff has suffered injury to his person or property। Mark the word, आपकी एक ड्यूटी थी, आपने उस ड्यूटी को ब्रीच किया और ब्रीच के रिजल्ट से क्या हुआ, डैमेज हुआ। ये तीन एस्पेक्ट जैसे ही मीट करेगा, ध्यान रखिए, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के लिए आप लायबल हो जाओगे। नाउ वी विल बी मूविंग फर्दर, जो तीन बातें यहां से निकल के आई। सो द डेफिनेशन इन्वॉल्व्स थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। अ लीगल ड्यूटी, ध्यान दीजिएगा, कैसा ड्यूटी होना चाहिए, इट शुड बी अ लीगल ड्यूटी। जब हम लोग ड्यूटीज को पढ़ते हैं तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड सोशल ड्यूटी, सम सॉर्ट ऑफ आपको जिसको हम लोग मोरल ड्यूटी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज लीगल ड्यूटी। तो ये लीगल ड्यूटी होना चाहिए, आपका विधिक दायित्व तो होना चाहिए कि आपको ये ड्यूटी निभाना था। ए लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी कंप्लेन्ड ऑफ टुवर्ड्स द पार्टी कंप्लेनिंग। यानी कि जो कंप्लेनेंट है, जो कह रहा है कि इन्होंने मेरा केयर नहीं किया, तो कंप्लेनेंट एंड टू whom he is complaining, right? So complaining the former conduct within the scope of the duty, और अगर उस ड्यूटी का क्या होता है, ब्रीच होता है द सेड ड्यूटी, और उस ब्रीच ऑफ द ड्यूटी की वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज होता है। तीन बातें निकल के हैं, ड्यूटी टू टेक केयर, आपने ब्रीच किया और ब्रीच की वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया उसका, उस अगले बंदे का डैमेज हो गया, नुकसान हो गया। तो ध्यान रखिए, नेग्लिजेंस का मामला बन जाएगा। नाउ कॉज ऑफ एक्शन फॉर नेग्लिजेंस अराइजेस ओनली व्हेन डैमेज अकर्स। तो तीनों इंग्रेडिएंट मैच करना चाहिए। फॉर डैमेज इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ दिस टॉप। तो डैमेज जैसे ही होगा, naturally you will be held liable for negligence। Now negligence has three meaning। They are a state of mind in which it is opposed to intention। जो इंटेंशन हम लोग क्रिमिनल वाला एस्पेक्ट में जाके देखते हैं, मेंस रिया वाले एस्पेक्ट में जाके देखते हैं कि ही वाज हैविंग क्रिमिनल इंटेंट, उसको इससे डिमार्केट करके देखना, उसको अलग करके देखना होगा। सो ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच इट इज अपोज टू इंटेंशन। सेकंड, केयरलेस कंडक्ट, आपने नेचुरली आपने केयरलेस रहे हैं, क्योंकि भाई अगर आप केयरफुल होकर कंडक्ट करेंगे तो वो कहीं मलिशियस एस्पेक्ट पे चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इट वाज अपोज टू इंटेंशन, इट वाज जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड जहां के आपने ध्यान नहीं दिया, आपने आपका ड्यूटी था, आपने उस ड्यूटी को ठीक से निर्वहन नहीं किया, सही तरीके से फॉलो नहीं किया, राइट। एंड सेकंड, केयरलेस कंडक्ट वाज देयर, एंड थर्ड, द ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर दैट इज इम्पोज्ड बाय ईदर कॉमन और स्टैट्यूट लॉ। तो जो लीगल ड्यूटी थी आपकी, जो आपको दायित्व था, आपने उसकी अवहेलना की है इस वजह से। एंड ऑल थ्री मीनिंग्स आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, बट एनी वन ऑफ देम डज नॉट नेसेसरली एक्सक्लूड द अदर इन मीनिंग। हाँ, एक का नेसेसरी इम्प्लीकेशन दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करेगा। नाउ एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या निकल के आया, तीन बातें मैं जो अभी अभी मैंने कहा कि ड्यूटी होनी चाहिए, उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, और ब्रीच का रिजल्टिंग डैमेज होना चाहिए। अब उस ड्यूटी के ब्रीच की वजह से जो रिजल्टिंग डैमेज निकल के आया, नाउ दैट विल मेक यू लायबल फॉर द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, और वहां फिर आपको डैमेजेस पे करना पड़ जाएगा। नाउ दैट इज टू से द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर which is owed by defendant to the complainant। तो डिफेंडेंट का दायित्व था कि वो कंप्लेनेंट का, उसका ड्यूटी था कि वो कंप्लेनेंट का केयर करता, पूरी जैसे एक स्किल्ड ऑर्डिनरी रीजनेबल प्रूडेंट मैन करता है वैसे वो करता। सेकंड, द फेलियर टू अटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, thereby committing a breach of such duty। अब वो उस लेवल का केयर नहीं किया, केयरलेस हो गया, तो naturally he will be held liable। And third, damage which is both casually connected with such breach and recognized by the law has been suffered by the complainant। तो अगर complainant damage suffer करता है, now skilled personnel के रेस्पेक्ट में, खास तौर पे डॉक्टर्स के सेंस में हम यहाँ नेग्लिजेंस को आप समझेंगे। सो नेग्लिजेंस
in respect of duties owed to patient. पेशेंट के रिगार्ड में ड्यूटीज क्या है और कैसे वो नेग्लिजेंस का मामला बनता है उसको हम देखेंगे। ए पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ एट आउट एज रेडी टू गिव मेडिकल एडवाइस। डॉक्टर्स के लिए तीन बातें खास तौर पे कही गई हैं, तीन बातें। पहला आपको ध्यान रखना है कि ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक द केस। सबसे पहला काम जो डॉक्टर को करना है कि ये देखना है उसको कि भैया ये केस मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता। कैन आई हैंडल दिस केस? am I such a skilled man that I can handle this matter? अब वो सर्जन ना हो और सर्जरी का मामला हो, अंडरटेक कर ले। समझ पा रहे मैं क्या करूं? स्पेशल सर्जरी की जरूरत है, उसे उस चीज का नॉलेज नहीं है, इज लैकिंग दैट पर्टिकुलर स्किल एंड स्टिल ही वेंट टू टेक दैट केस। तो वहां कुछ भी गड़बड़ होगा तो फिर वो लायबल हो जाएगा नेग्लिजेंस के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ए ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक द केस। मामला लेना है या नहीं लेना है, मुझसे संभलेगा या नहीं संभलेगा, और अगर नहीं संभलेगा तो मैं इसको रेफर करूंगा आगे। ठीक है। बी, अ ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव। क्या ट्रीटमेंट देना है ये भी आपको सोचना होगा। अब जैसे ही आपने मन बना लिया कि मुझे ये टेक अप करना है मैटर, नाउ द सेकंड थिंग दैट द डॉक्टर हैज टू डू इज व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव। क्या देना है, क्या दवा चलेगा इसको। एंड द थर्ड वन इज a duty of care in his administration of that treatment. अब वो ट्रीटमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, that is also his bounden duty. So these are the three aspects, especially when we go to see the cases of medical negligence. तो ये तीन aspect देखा जाएगा। And a breach of any of these duties, किसी भी तीनों में से कहीं भी एक पे breach हो गया, it will make him liable for the negligence. वो उसको liable कर देगा। Now बीवीजी केस में recently Honorable Justice Hrishikesh Roy and Honorable Justice Manoj Mishra, they have given a very landmark judgment relying on actually Jacob Mathew versus State of Punjab, the first judgment. Then I will come to the second judgment, that is Sunita case. Jacob Mathew, they have given two landmark judgments. They were in actually sense of the third judgment that has just come from Honorable Apex Court of India. What Jacob Mathew case said. In Jacob Mathew versus State of Punjab, they have given certain guidelines. In the law of negligence, professionals such as lawyers, they have also taken into consideration the doctors are not only skilled persons, rather even the lawyers are skilled persons. And there are situations where the lawyers also lose their cases, right? So they have also taken the help of these aspects. So in the law of negligence, professionals such as lawyers, doctors, architect, and others are included in the category of person professing some special skill or skilled persons generally. So these all are the categories of actually skilled persons, we can say. So it is not only that we will be saying that doctors are only skilled personnel. A lawyer is also a skilled personnel, an architect is also a skilled personnel, right? Any task which is required to be performed with a special skill would generally be admitted or undertaken to be performed only if the person possesses the requisite skill. Now the thing is, he must possess the requisite skill. The matter he is going to take in his hand, the matter he is going to solve, right? He must be at least skilled in that respect, right? So that is the first thing for performing that task. And any reasonable man entering into a profession which requires a particular level of learning to be called a professional of that branch impliedly assures the person dealing with him that the skill which he professes to possess shall be exercised and exercised with reasonable degree of care and caution. So what is basically required is the degree of care and caution. And if he has complied with that level of degree and care, and even if some unfortunate circumstance happens, he can't be held liable for the act of negligence, right? Negligence के लिए अगर उसने अपने डिग्री ऑफ केयर और कॉशन को मेंटेन रखा है, तो कुछ उल्टा भी होता है, कुछ गड़बड़ भी होता है, तो भी वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं किया जाएगा. And he does not assure his client of the result. So this is what the Jacob Mathew case.
Further, in the another paragraph, a very good line that has come from Jacob Matthew case. At times, the professional is confronted with making a choice between devil and the deep sea. Now, they are going to explain it in the way that डॉक्टर के पास जब केस आता है तो वो ऐसे स्थिति में होता है कि उसे डेविल और डीप सी में कोई एक को चुनना होता है. अब वो क्या चुनेगा, राइट? तो जहां ऐसा सिचुएशन हो कि एक तरफ डेविल हो और एक तरफ डीप सी हो, एंड ही हैज टू चूज द लेसर इविल, कम वाला इविल को चूज करना है. डेविल को चूज करें या डीपर सी को, तो सी में तो तैर के बच भी सकते हैं, ठीक है. सो द मेडिकल प्रोफेशनल इज ऑफन कॉल्ड अपॉन टू अडॉप्ट ए प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स हायर एलिमेंट ऑफ रिस्क. सोच के देखिए आप कि अब डॉक्टर का आप सिचुएशन देखिए कि इमरजेंसी में मैटर आता है और बंदा पैनिक का सिचुएशन, जो लेके आते हैं वो पूरी तरह से पैनिक में होते हैं. अब उस डॉक्टर पे कितनी प्रेशराइजिंग स्थिति रहती होगी कि वो उस मैटर को कैसे डील करे, राइट? और उस सिचुएशन को भी देखना है कि उसके और जो लोग हैं वो पैनिक हो रहे हैं तो उनको भी कंट्रोल करना है, राइट? कि भाई हाँ हाँ हम देखते हैं. दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली विच इज, आप कभी चले गए इमरजेंसी वार्ड में, यू कैन सी दैट व्हाट इज द पैनिकिंग सिचुएशन देयर, राइट? तो कहने का मतलब है एलिमेंट ऑफ रिस्क बट विच ही ऑनेस्टली बिलीव्स एज प्रोवाइडिंग ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस. तो वो पूरी ईमानदारी से यही सोचता है कि मैं इसको बचा लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, राइट? फॉर द पेशेंट रादर दैन प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लेसर रिस्क बट हायर चांस ऑफ फेलियर. विच कोर्स इज मोर अप्रोप्रिएट टू फॉलो. अब ये भी हो सकता है कि एक बंदे को बचाने के लिए दो तरीके, ठीक है. अब वो दोनों अगर रिकॉग्नाइज तरीका है, दैट इज व्हाट द बिगेस्ट लाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, कि मान लिया कि दो प्रोसीजर, एक प्रोसीजर से भी बचाया जा सकता है, दूसरे से भी बचाया जा सकता है, और दोनों ही रिकॉग्नाइज प्रोसीजर. तो अगर दोनों रिकॉग्नाइज प्रोसीजर है, अब अगर मान लो उसने पहले वाले प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, सेकंड वाले को नहीं किया, और पहले प्रोसीजर रिकॉग्नाइज प्रोसीजर है और फिर भी बंदा मान लिया कुछ अनफॉर्सीन हो गया, तो क्या आप कह दोगे कि व्हाई डिडंट यू गो फॉर द सेकंड प्रोसीजर? आप ऐसा नहीं कह सकते. अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोसीजर है, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. यानी कि जिस स्किल पे वो काम कर रहा है उस स्किल में उस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया, राइट? सो विच कोर्स इज मोर अप्रोप्रिएट टू फॉलो वुड डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ ए गिवन केस. अब डॉक्टर को वहां कौन सा प्रोसीजर सही लगता है वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा ना. द यूजुअल प्रैक्टिस प्रेवलेंट नाउडेज is to obtain the consent of the patient or of the person in charge of the patient. हाँ, फॉर्म भरवा लेते हैं पहले डॉक्टर लोग, बात सही है, राइट? Is not to be in a position to give consent before adopting a given procedure, so long as it can be found that the procedure which was in fact adopted was one which was acceptable to medical science. As on that date, the medical practitioner cannot be held negligent merely because he chose to follow one procedure and not the another, and the result was failure. तो आप कभी भी मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए उस डॉक्टर को लायबल नहीं कर पाओगे अगर मान लिया दो प्रोसीजर था, उसने एक प्रोसीजर चुना और वो प्रोसीजर अगर रिकॉग्नाइज प्रोसीजर था, दूसरा भी रिकॉग्नाइज था, कोई भी एक चुन लिया और अगर फेलियर होता है तो आप ये नहीं कहोगे कि इन्होंने पहला वाला प्रोसीजर क्यों चुना, सेकंड वाला क्यों नहीं चुना. इस तरह से कह के आप उसको नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं कर सकते. दिस वाज द वेरी लैंडमार्क जजमेंट जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. The another judgment, that is Kusum Sharma case, very landmark judgment. 10 clause by clause principles came in this case. It's a very landmark judgment in respect of medical negligence, which also bolsters, I can say, or the boost the protective covering in the cases of medical negligence to the doctors or the medical team. So Kusum Sharma also 10 points they have given in this judgment. Kusum Sharma and others versus Batra hospital case. Negligence in the context of medical profession necessarily calls for a treatment with a difference. To infer rashness or negligence on the part of a professional, in particular a doctor, additional considerations apply. Additional considerations apply. A case of occupational negligence is different from one of professional negligence. तो ऑक्यूपेशनल नेग्लिजेंस
एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, दोनों को इन्होंने अलग अलग माना है. एंड ए सिंपल लैक ऑफ केयर, एन एरर ऑफ जजमेंट और एन एक्सीडेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस. कम ऑन. तो आप सिर्फ इस बात से कि उन्होंने पहला वाला प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया या दूसरा वाला क्यों फॉलो कर दिया, पहला वाला किया होता तो मेरा शायद पेशेंट बच गया होता, ऐसा कह के आप उसे नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं कर सकते अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोसीजर है. हाँ, अगर उसने कुछ अनरिकॉग्नाइज किया है, मेडिकल एथिक्स के विरुद्ध जाके कुछ किया है, देन यू कैन हेल्ड हिम लायबल फॉर दैट इज कॉल्ड negligence. So long as a doctor follows a practice acceptable to the medical profession of that day, he cannot be held liable for negligence. नहीं liable किया जा सकता. Merely because a better alternative course or method of treatment was also available. हो सकता है भाई कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का एक बहुत टॉप क्लास का डॉक्टर भी होता है और एक जनरल टाइप का भी डॉक्टर होता है. तो टॉप क्लास वाला हो सकता है वो कुछ बेटर अप्रोच रखता हो. इट डजंट मीन कि उस जनरल क्लास वाले को आप कह दें कि ही डिडंट टू या उसने वो वाला प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया. गेटिंग माय पॉइंट. तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आप उस टॉप क्लास वाले लेवल से एक वाला जो अप्रोच रखता है वो एक जनरल लेवल के मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं रख सकते और आप लायबल नहीं कर सकते नेग्लिजेंस के लिए. Or simply because a more skilled doctor would not have chosen to follow or resort to that practice or procedure which the accused followed. तो वो जो अक्यूज बनाया जा रहा है डॉक्टर नेग्लिजेंस के लिए, आप ये कह के नहीं कि वो वाला डॉक्टर जो टॉप डॉक्टर है ये प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, इन्होंने क्यों नहीं किया. यू कैन नॉट मेक हिम लायबल इन दिस वे. ही विल नेवर बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस. गेटिंग माय पॉइंट. एंड दे गिव 10 points. ठीक है. The standard to be applied for judging whether the person charged has been negligent or not would be that of an ordinary competent person. एक ordinary competent person exercising ordinary skills and that profession. Ordinary skill, mark the word. Ordinary skill कह रहा है, special skill नहीं कह रहा. Ordinary skill in that profession. It is not possible for every professional to possess the highest level of expertise. भाई एक्सपर्टाइज किसी किसी को होता है, आप उसको जनरलिस्टिक नहीं बना सकते, राइट. तो कोई होता है जो कि टॉप सर्जन होता है, तो टॉप सर्जन तो टॉप पे है ना भाई, वो एक्सपर्टाइज रखता है उस चीज का. सबको आप टॉप सर्जन नहीं कह सकते, कुछ ही लोग टॉप सर्जन होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. सो पोजेस ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज और स्किल इन दैट ब्रांच which he practices. A highly skilled professional may be possessed of better qualities, but that cannot be made the basis. उसको आधार नहीं बनाया जा सकता और the yardstick for judging the performance of the professional proceeded against on indictment of that is called negligence. To prosecute a medical professional for negligence under a criminal law, it must be shown that accused did something or failed to do something. या तो उसने कुछ किया हो ऐसा या फिर उसने कुछ ऐसा ना किया हो. वो मैंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव का एस्पेक्ट बताया ना कि ड्यूटी कुछ करने का था आपने नहीं किया, कुछ नहीं करने का था आपने किया, राइट. दोनों ही सेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में ये बातें कर रहा है. सो टू प्रोसिक्यूट ए मेडिकल प्रोफेशनल फॉर नेग्लिजेंस अंडर क्रिमिनल लॉ, it must be shown that accused did something or failed to do something which in the given fact and circumstances no medical professional in the ordinary sense and prudence would have done or failed to do. यानी कि उसने मेडिकल एथिक्स के खिलाफ जाके कुछ किया हो तो फिर पक्का वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं. अगर उसने स्टैंडर्ड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर फॉलो किया है, you can never hold him liable for that. Is called negligence. And the hazard taken by the accused doctor should be of such a nature that injury which resulted were most likely to be that is called imminent. Now, this is the landmark judgment in which they have followed actually Jacob Mathew case and Kusum Sharma case. And the case is M.A.Biviji. He is Mr. Dr. M.A.Biviji and versus Sunita and this. Shortek hospital का matter, ठीक है. In this case, however, Miss Sunita had failed to prove medical negligence by the doctor.
एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs का नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने श्योरटेक हॉस्पिटल और इन डॉक्टर्स को कहा कि आप पे करिए सुनीता को। सुनीता एंड अदर्स वाले मामले में फेवर में जजमेंट दिया था नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल में जो मशीनरी है हमारी, उसने ये ऑर्डर दिया था। एंड दिस वाज चैलेंज इन हॉनरेबल एपेक्स कोर्ट, अपील लाई किया एपेक्स कोर्ट में, और यहाँ पे ये जजमेंट आया हॉनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के वर्डिंग्स। And in this case, however, Miss Sunita had failed to prove medical negligence by the doctors. There is no evidence to establish that NI procedure. Actually, there was TT procedure जो पहले से फॉलो किया जा रहा था, और TT को रिप्लेस किया गया यहाँ NI प्रोसीजर से। कुछ सांस वांस के मैटर में लेकर के प्रोसीजर्स हैं और वो इसमें फॉलो किए गए। पहले से पेशेंट को TT प्रोसीजर पे रखा गया था और रिकवरी के स्टेज को देखते हुए उसे एनआई प्रोसीजर पर शिफ्ट किया गया इस मैटर में। नाउ इन्होंने क्लेम ये किया कि टीटी आपने क्यों हटाया और एनआई क्यों लगाया, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इन्होंने कह के एलिगेट किया कि ये नेग्लिजेंस का मामला बनता है। देयर इज नो एविडेंस टू एस्टैब्लिश दैट एनआई प्रोसीजर इज अ बैड मेडिकल प्रैक्टिस। भाई टीटी पे ही हमेशा रखें, वहां इन्फेक्शन भी हो सकता है, बंदा को शिफ्ट करना अगर एनआई पे जरूरी था तो इन्होंने किया। आप ये तो नहीं कह रहे हो ना कि एनआई प्रोसीजर मेडिकल प्रैक्टिस में होता ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। सो मेडिकल एनआई प्रोसीजर इज अ बैड मेडिकल प्रैक्टिस और बेस्ड ऑन अनसाउंड मेडिकल एडवाइस। ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा है जो आपका जो क्लेम कर रहा है कि नेग्लिजेंस में मुझे कंपनसेट किया जाए। सो नन ऑफ दी हॉस्पिटल्स वेयर मिस सुनीता वाज ट्रीटेड प्रायर टू श्योरटेक हॉस्पिटल फाइंड दैट एनआई प्रोसीजर वाज नॉट मेडिकली एक्सेप्टेबल। कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि एनआई एक्सेप्टेड प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। एडिशनली नन ऑफ द डॉक्टर्स who treated her subsequently opined that NI treatment was not a medically acceptable practice or that the said procedure had been performed negligently. ना तो ये एलिगेशन है कि एनआई प्रोसीजर नेग्लिजेंटली फॉलो किया गया है, लगाया गया है, या फिर एनआई प्रोसीजर जो है वो मेडिकली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर नहीं है। तो जब एक मेडिकली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर को फॉलो किया गया है और उस प्रोसीजर को फॉलो करने में कोई नेग्लिजेंस नहीं किया गया है, हाउ द डॉक्टर्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर दैट इज कॉल्ड मेडिकल नेग्लिजेंस। एंड seeing this aspect, resultantly we hold that there was no breach of duty of care at Shotek Hospital or on part of Dr. Biviji, Dr. Jaswal and Dr. Sendre. The charge of negligence is therefore not proved. Hence, impugned judgment awarding 6,11,638 as compensation at the rate of 9% simple interest on account of medical negligence committed by single act of performing the aforesaid NI procedure is found to be erroneous. तो National Consumer Dispute Redressal Commission, mark my word, National Consumer Dispute Redressal Commission, NCDRC का जो ऑर्डर था उसे इन्होंने खारिज कर दिया, right? And they have given a very good judgment in respect of medical negligence. It is a just this judgment I can say that it is a big safeguard actually for the doctors. क्योंकि देखिए सच्चाई तो ये है कि डॉक्टर्स भी बहुत ही चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, उनके सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहां वाकई डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या प्रोसीजर लेके चला जाए। और उस सिचुएशन में अगर उन्हें हम प्रैक्टिकली भी अगर आप सोच के देखो कि अगर लॉ इस तरह से नेग्लिजेंस के केसेस में डॉक्टर्स को लायबल करने लगा तो फिर इट विल बी वेरी हार्ड टू बैलेंस एवरी सिचुएशन, राइट? एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस जजमेंट, दिस वेरी वंडरफुल जजमेंट दैट हैज कम स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स as given in Jacob Mathew, followed in Sharma case, and the third one is that is Sunita. So this is very landmark judgment. I hope you could have understand the bit matter of
That is called medical negligence. Thank you so much. Please like and subscribe my channel, Law and Audience. Thank you.